हाँ जी, जितने भी हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जो 11, 12, 10th जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर सीए वालों की और सीएमए वालों की बहुत वीडियोस डालते हो, क्या हमारी भी तैयारी कराओगे? तो उसके लिए हमने ये नया चैनल क्रिएट किया है आप लोगों के लिए, जिसमें स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब की, चाहे वो बोर्ड प्रिपरेशन 2025 वाली हो या 11th के बच्चे हो या और भी छोटी क्लासेस के बच्चे हो, सभी के लिए वीडियोज आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। पहला जो शुभारंभ मैं आज कर रहा हूँ इस चैनल का, वो कर रहा हूँ आपके जो आज ताजा ताजा पेपर आया है, आपका 12th क्लास का पेपर आया है गवर्नमेंट स्कूल का बिजनेस स्टडीज का, जिसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं और 200% सारे सॉल्यूशन करेक्ट होंगे। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चे तब भी आप इस वीडियो को देखिएगा और आपके एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन और सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। शायद साथ साथ में कीवर्ड्स भी बताऊंगा, तो एमसीक्यू वगैरह सारी चीजें और केस स्टडी भी सॉल्व कराऊंगा आपको इसी वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि आप पहले वीडियो को पॉज करके अपना एमसीक्यू स्कोर भी मुझे बता सकते हैं कि आपका एमसीक्यू जो स्कोर है वो क्या रहा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और इसे आग की तरह फैला दीजिएगा सभी बच्चों तक। तो फटाफट से मैं सॉल्यूशन शुरू करता हूं, बाकी इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको थोड़े बहुत टाइम के अंदर लाता रहूंगा, और क्या क्या चीजें आपको चाहिए आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था उसने पूछा था आइडेंटिफाई द लीडरशिप स्टाइल जो रवि कुमार अडॉप्ट करता है। तो जैसे आप अनसीन पैसेज सॉल्व करते हैं इंग्लिश के अंदर, वैसे ही यहां पर देखेंगे कि रवि कुमार पहली बार कब आए। तो रवि कुमार स्टार्टेड ऑन अ जर्नी टू ब्रिंग बैक द एंथुसियाज्म एंड मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉय। ही इनिशिएटेड ओपन डायलॉग्स। ओपन डायलॉग्स वर्ड का मतलब ये है कि वो साथ में उनकी मीटिंग भी करता था और उनसे पूछता भी था, एंड एनकरेज देम टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। दैट मींस यहां पर हमारे पास तीन लीडरशिप स्टाइल होती है, पहली ऑटोक्रेटिक, दूसरी डेमोक्रेटिक और तीसरी फ्री रेन या लेसिस फेयर भी जिसे बोलते हैं। तो सेकंड वाली जो होती है वो होती है जिसमें डायलॉग होता है, जिसमें हम आपको डिसीजन मेकिंग में पार्ट बनाते हैं। तो आंसर जो इसका होना चाहिए वो होना चाहिए बी, दैट इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ सोशल एनवायरमेंट। इनमें से कौन सा सोशल एनवायरमेंट का एलिमेंट है? तो अगर आप पूछेंगे कि सर रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, तो ये होता है आपका इकोनॉमिक का। नेचर ऑफ रिलेशन विद अवर कंट्री विद फॉरेन कंट्री, तो ये आप बता सकते हैं कि आपके पॉलिटिकल में जाएगा। प्लान्ड आउटले पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, तो ये भी नहीं है। तो आंसर क्या बचा आपके पास? ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन जाएगा आपका सोशल के अंदर। नेक्स्ट आते हैं, डेलीगेशन इज द इंटरेस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू अनदर एंड टू सर्टेन अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस, बिल्कुल सही है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डेलीगेटेड अथॉरिटी द मैनेजर शेल स्टिल अकाउंटेबल टू द सेम एक्सटेंट एट बिफोर। ये वाला जो स्टेटमेंट है, बहुत सारे बच्चों को लगा कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, जबकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डेलीगेशन एक मैनेजर कितना भी कर दे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डेलीगेट कर सकते हो, अथॉरिटी को भी कर सकते हो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी को आप डेलीगेट कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी मींस जवाबदेही। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी आपकी, अकाउंटेबल जो रहेगा वो मैनेजर ही रहेगा। तो इसमें जो आंसर है वो है आपका कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि सी पॉइंट आपका इसमें आंसर होगा। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, वीडियो देखते देखते लाइक भी करते रहना ताकि जल्दी तक बच्चों तक पहुंच जाए कि ये चैनल बन गया, पूरी तैयारी कराएंगे आपके बोर्ड्स की। रेफर टू द टास्क करेक्टली आप परफॉर्म करें और मिनिमम कॉस्ट पे करें। जहां मिनिमम कॉस्ट पे आ जाए वहीं शूट एट साइड कर दीजिएगा कि आंसर क्या होने वाला है आपका एफिशिएंसी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने के लिए टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताइए जो ये कंपनियां जो भी है फॉलो कर रही है। तो उसने क्या कहा है एक ऑनलाइन रिटेलर है बाइजिन करके, और इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स है, रेवेन्यू ग्रो कर रही है, और बाइजन मैनेजिंग डायरेक्टर है, मोहित टेक्स स्ट्रेटेजिक डिसीजन एंड कंट्रोल ओवर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद उसने बोला सिमिलर एक्टिविटीज को ग्रुप कर दिया है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट। तो ये सारे फंक्शन के बेसिस पे बनाए गए डिपार्टमेंट्स हैं। तो इसमें जो आंसर होगा वो आपका होगा सी, यानी कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उससे पूछा है उसने, क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा है टाइप ऑफ प्लान क्या है। तो टाइप ऑफ प्लान में यहां पर ये क्वेश्चन मैंने अभी बच्चों को बताया था, निखिल को पता चला कि उसकी एम्बिशंस वगैरह ज्यादा है, इसलिए उसने वेल डिफाइंड प्लान लिया है। कंटिन्यूअस कंपनी ने, उसकी टीम ने कंडक्ट की है, एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च की है और अनकवर की है एमर्जिंग ट्रेंड्स। अनकवर एमर्जिंग ट्रेंड्स वर्ड का मतलब ये है कि उन्होंने सबसे पहले ये चीजें जो है आइडेंटिफाई की है, कस्टमर की प्रेफरेंस और पोटेंशियल कॉम्पिटिटर क्या है। तो ये उनकी क्या रही, ये उनकी स्ट्रेटेजी रही। तो सी ऑप्शन जो है सिक्स्थ क्वेश्चन का वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका क्वेश्चन नंबर 7, कह रहे इज कंसर्न्ड विद डिजाइनिंग द जॉब दैट इंक्लूड ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क। यही क्वेश्चन खत्म हो गया। जब भी किसी जॉब की ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क को आप बढ़ाते हैं तो जो उसमें आंसर होता है वो होता है जॉब एनरिचमेंट। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, बोनाफास्ट सीमेंट लिमिटेड सपोर्ट करती है विलेज को विद हाउसिंग फैसिलिटी, स्कूल, सेफ ड्रिंकिंग वाटर वगैरह। देखो कंपनी है सीमेंट की और लोगों की हेल्प कर रही है, तो बताओ जरा उसके कौन से ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं। तो मैंने कहा भाई जो ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं वो कौन से वाले हो रहे हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव। तो जो 8 क्वेश्चन का आंसर सही होना चाहिए वो होना चाहिए सी। उसके बाद आते हैं 9th वाले पार्ट पे, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिमोनेटाइजेशन। ये भी काफी सारे बच्चों ने मुझे लगता है गलत किया है, क्योंकि जैसे उन्होंने ऑप्शन ए पढ़ा उन्हें लगा कि 500 और 1000 के नोट तो बंद हुए थे, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन नालायकों जरा ध्यान से देखो, यहां पर
डिमोनेटाइज तो किए गए थे, लेकिन यहां पर लिखा है लीगल टेंडर एक्सेप्ट फॉर बाइंग ऑफ प्रॉपर्टीज। दैट मींस वो ये कह रहा है कि 500 और 1000 के नोट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं आज भी अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहे तो। ये तो बिल्कुल गलत बात होगी। तो जो ए ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है, मतलब इनकरेक्ट आंसर जो है वो ए है। काफी सारे नालायक इसे गलत करके आए हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन सबऑर्डिनेट, कह रहे कौन सा वाला बैरियर है भाई? ये साइकोलॉजिकल बैरियर है या पर्सनल बैरियर में भी आप इसे लिख सकते हैं। क्रॉस चेक कर लीजिएगा खुद से। क्वेश्चन नंबर 10 को आप बताना मुझे कौन सा वाला बैरियर है, पर्सनल बैरियर है या साइकोलॉजिकल बैरियर है। आपने क्या लगाया है? कंट्रोलिंग एंश्योर दैट एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर द प्लान्स। मैंने कहा बिल्कुल सही है। कह रहे कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ अ मैनेजर इज परवेसिव। मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होना चाहिए? सी आंसर इसका होना चाहिए। नेक्स्ट, सिलेक्शन टेस्ट विच आर यूज्ड टू मेजर इंडिविजुअल्स पोटेंशियल टू लर्निंग न्यू स्किल्स। तो ये आता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट में। उसके अंदर उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट है आपका 13। कह रहे ये कंपनी की इमेज है, आपको बताया गया है इसमें नो हेलमेट नो एंट्री। तो ये किस चीज का एग्जांपल है? तो सर ये रूल का एग्जांपल है आपकी कंपनी के अंदर कि बिना हेलमेट के एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट, कह रहे यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन इज एन ऑप्शनल डिसीजन पॉलिसी। बिल्कुल सही। डेलीगेशन तो कंपलसरी होता है, हर काम में डेलीगेशन चलता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन आपकी मर्जी है और ये टॉप मैनेजमेंट के डिस्क्रिप्शन पे होता है। तो दोनों ही पॉइंट मुझे सही लगे और आंसर जो होना चाहिए वो उसका ए होना चाहिए। बोथ असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट एंड जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है आपका? आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग हाइलाइटेड इन द अबव केस। तो यहां पर एक पॉइंट था वहां पर न्यू आइडियाज वाला, जल्दी से बताता हूं आपको। ये रहा न्यू आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। तो यहां पर जो आंसर होना चाहिए इनोवेटिव आइडियाज, मतलब बी ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। नेक्स्ट, इट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब्स। तो ये आपका सीधा सीधा डेफिनेशन दी गई है रिक्रूटमेंट की। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। बिजनेस एनवायरमेंट इज डायनेमिक एज इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो क्या ये बात सही लिखी गई है? आंसर इज नो। डायनेमिक वर्ड का मतलब होता है जो चेंज होता रहता है, जबकि जो यहां पर बात लिखी गई है डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, इसका मतलब यह है कि ये रिलेटिविटी वाला फीचर बता रहा है। तो उसने फीचर लिखा है डायनेमिक और एक्सप्लेनेशन लिखी है रिलेटिविटी की, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत। नेक्स्ट, बिजनेस एनवायरमेंट इज लार्जली अनसर्टेन एज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर हैपनिंग। ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है और 2 जो है वो करेक्ट है। तो जो ऑप्शन होगा वो आपका बी सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, यहां पर जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो लिखा हुआ है एस्टैब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी से होता है। मेथड स्टडी में वन बेस्ट वे ढूंढते हैं हम, फैटिग स्टडी में हम रेस्ट इंटरवल्स देखते हैं और उसके बाद फंक्शनल फॉर्मेनशिप में अलग कर देते हैं सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। तो जो ए का आंसर होगा वो होगा सेकंड, बी का होगा फर्स्ट, थर्ड का होगा फोर्थ और बी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं 19 पे। In order to motivate the workers in the factory to work overtime, Manoj decided to provide additional wages to the workers. On knowing this, a worker in his factory, Madhur, was very happy, whereas Raju was disappointed as referred to go back home on time rather than working overtime wages. Identify the feature of motivation, जो कि आइडेंटिफाई किया गया है। ये मैंने क्लास में भी कई बार कराया है। मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि किसी को पैसे देने से मोटिवेशन आ जाता है, लेकिन कुछ लोग समय से अपने घर जाना चाहते हैं और चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं अपने नालायक बच्चों के साथ। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, कह रहे द इंसेंटिव विच अट्रैक्टेड द एम्प्लॉय ऑफ चाइल्ड ऑयल टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन सा वाला इंसेंटिव है? कह रहे Naisa tried to find out the reason but could not. She appointed a person with the permission of CFO to find out the reason. It was found that other organization were giving more autonomy and authority to the employees. तो इसका मतलब इसमें आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पर एम्प्लॉय एनवायरमेंट ज्यादा था, उनको अथॉरिटी वगैरह ज्यादा दी गई थी। उसके बाद यहाँ तक आपके सारे एमसीक्यूज खत्म हो जाते हैं 20 ऑप्शन तक। तो आप मुझे बताना आपका एमसीक्यू स्कोर क्या रहा इनमें से। उसके बाद चलते हैं आपके नेक्स्ट वाले पार्ट पे, जिसमें आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द स्टेट एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर कौन सा था? तो यहाँ पर they use basic knowledge and unique manner and were able to educate the slum dwellers. It implies skillful and personal application. तो सबको पता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द ओपेरा स्टेट एनी 2 फीचर्स ऑफ द नेचर ऑफ द मैनेजमेंट। तो यहाँ पर लिखा गया है कि आप पर्सनलाइज एप्लीकेशन कर सकते हैं, बेस्ड प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। 2 पॉइंट आप इसमें फीचर के लिख सकते हैं। बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कह रहे इन द अबव केस डायमेंशन बताई गई है बिजनेस एनवायरनमेंट की। इस वाले क्वेश्चन में मुझे लगता है कि काफी सारे बच्चे गलत करके आए होंगे। इसमें 2 आंसर पॉसिबल दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि अगर आप रूल वगैरह वाली बातों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि लीगल है, और अगर आप देखेंगे कस्टमर वगैरह की बातों को तो आपको लगेगा सोशल है। क्वेश्चन की बस यही प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि आइडेंटिफाई द कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द अबव पैराग्राफ कि आपको कौन सा आंसर ज्यादा लग रहा है। तो लीगल भी आंसर सही हो सकता है और सोशल भी आंसर सही हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन लाइन कोट नहीं कराई गई तो वो देखेंगे वो कौन सा वाला आंसर लेके चलता है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 26 पे, कह रहे बताइए कौन से लेवल पे ऋषितोष मुखर्जी काम कर रहे हैं। मैंने कहा उन्होंने एएमबी कंपनी ज्वाइन की है और फाइंड आउट दैट द डिपार्टमेंट वाज अंडरस्टाफ्ड एंड अदर डिपार्टमेंट्स वर नॉट कोऑपरेटिंग विद द डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देयरफॉर ही इंश्योर्ड दैट हिज डिपार्टमेंट हैज रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड इट्स कोऑपरेशन। तो उसके डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज की शॉर्टेज थी और उसने अपने डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज की भर्ती कर ली। दैट मींस वो कौन से लेवल पे है? तो मिडिल लेवल पे है।
तो कौन सा लेवल आएगा इसमें? इसमें आएगा बच्चे आपका मिडिल लेवल। बस आपके उसके मोर फंक्शंस बताने, तो थ्योरेटिकल वाला पार्ट हो गया, तो थ्योरी में आपको बता नहीं रहा। 29 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उसने कहा आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो कि ऊपर डिस्कस किया गया था। ये मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूं क्योंकि इसको भी काफी सारे बच्चे गलत करके आए, क्योंकि जैसे उन्होंने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज देखा सबने लगा दिया इसमें स्टाफिंग स्टाफिंग स्टाफिंग, जबकि ये स्टाफिंग नहीं है। कैसे जरा बताता हूं। उसने कहा उसके पास 1000 वर्कर्स हैं और पीयूष ने एक स्पेशल ऑर्डर लिया है 300 पेयर अपने जेंट्स शूज बनाने का, और कॉस्ट प्राइस जो उसने सोची है 500 प्लस 20% का प्रॉफिट मार्जिन 700 रुपए वो सोच रहा है क्या नाम है इस काम को कर देगा। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वर्क विद इन 10 डेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ऑर्डर, पीयूष फाउंड आउट दैट द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ द शूज वाज 700। आप सोच रहे थे 500 प्लस 20% यानी 700 रुपए में सेलिंग प्राइस देंगे, लेकिन 700 तो आपकी कॉस्ट ही निकल गई, तो आपको तो प्रॉफिट मिल नहीं पाएगा। तो ही ट्राइड टू फाइंड आउट द रीजन, और जो भी रीजन फाइंड आउट किए जाते हैं, मेजरमेंट किया जाता है परफॉर्मेंस का, वो कंट्रोलिंग में किया जाता है, ठीक है। ही रिपोर्टेड टू द, उसने कहा खुद ट्राई किया फाइंड आउट करने का, नहीं मिला। उसने फिर सीईओ को पूछा, सीईओ ने क्या बताया उसने, हु हैज नॉट बीन स्पेशलाइज्ड, उसने कहा नॉट ओनली ए स्पेशलाइज कॉस्ट अकाउंटेंट बट ऑल्सो क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्स। तो जो अभय है वो बहुत ही मतलब ज्ञानी व्यक्ति है। आफ्टर 2 डेज अभय ने रिपोर्ट कर दिया कि भाई साहब आपने जो काम कराया है ना 1000 वर्कर्स से, वो नालायक जो 200 एक्स्ट्रा वर्कर्स आपने लगाए हुए थे, लेबर की कॉस्ट तो गई होगी, उसकी वजह से आपका घाटा बढ़ गया है। तो उसने कहा दिस रिवील दैट देयर वाज ओवरवेलमिंग द ऑर्गेनाइजेशन यूटिलाइजिंग वाज नॉट यूटिलाइजिंग द ह्यूमन रिसोर्स वेरी वेल। तो उसने कहा कौन सा फंक्शन है, तो मैंने कहा भाई फंक्शन है कंट्रोलिंग। आप क्या लगा के आए हैं आप मुझे बता सकते हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। अ कंपनी हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट विद इन, ये भी मुझे लगता है कि काफी सारे बच्चों का गलत गया होगा, जरा ध्यान से देखना। कंपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल है 20,000 रुपए करोड़ रुपए की, और इसका रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है बैकवर्ड एरिया में है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। क्या इसने बोला है आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ डायग्राम विद सूटेबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर द कंपनी। देखो जरा फिर से इसने ये नहीं बोला कि सर आपको लाइन कोड करनी है या नहीं करनी, मैं आपको बताता हूं। देखो इसके दो आंसर कैसे पॉसिबल हैं। क्योंकि उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग स्टेट में हैं, तो अगर आप देखेंगे स्टेट वाइज जो उसने अपने डिपार्टमेंट्स बांटे हुए हैं, तो अगर आप उसके बेस पे आंसर लिखना चाहेंगे तो आप बताएंगे सर फंक्शनल। लेकिन क्योंकि वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, और हमसे अगर बोलोगे आप कि सजेशन दो हमें कि उनके लिए क्या होना चाहिए, तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में एक टाइप के गुड्स तो नहीं होते, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अगर आप एफएमसीजी के बेस पे आंसर देना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए डिविजनल। अब आपको देखना है कि आपने लाइन कौन सी कोट की है और आपका आंसर किस बेसिस पे चेक होगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, लीडरशिप स्टाइल जो है रेफर टू बिहेवियर पैटर्न वगैरह, उसमें टाइप्स ऑफ, तो ये तो थ्योरी क्वेश्चन है, ये आप कर लेंगे। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 34 बचा है। पहले बता देता हूं आपका 33 वाला। उसने कहा आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट यूज्ड बाय प्रीति। मैंने कहा अभी बताता हूं। कह रहे एज ही सब्सक्राइबर्स इंक्रीज ही वाज नॉट एबल टू पोजीशन टू मैनेज एवरीथिंग ऑन, शी हायर्ड राहुल एंड रिया टू हेल्प हर इन फिल्मिंग, एडिटिंग, लाइटिंग एंड कंटेंट रिसर्च। बिल्कुल मेरे ऊपर क्वेश्चन है कि बहुत सारा काम है, मैं सोच रहा हूं खुद मेरे से नहीं हो सकता तो मैं किसी को हायर कर लूं। तो जब एक व्यक्ति किसी को काम हायर करने के लिए बुलाता है तो उसे डेलीगेशन बोलते हैं। तो दैट मींस ये जो कंसेप्ट आइडेंटिफाई किया गया है ये डेलीगेशन है, और डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो टॉप लेवल वाले लोग करते हैं और पूरे थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो इसमें डेलीगेशन आंसर है। इसमें आपको इंपॉर्टेंस बतानी, तो आ जाते हैं आखिरी क्वेश्चन पर। कह रहे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बताने हैं और टेक्निक्स बतानी है। मैंने कहा अभी बताता हूं। देखो स्टैंडर्डाइजेशन और रॉ मटेरियल वगैरह का जो आपने इसमें कंसेप्ट बताया है, इसका मतलब यहां पर आपको मिलेगा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ठीक है। और वन बेस्ट मेथड, यहां से दो आंसर आपको मिल सकते हैं। वन बेस्ट मेथड में क्या होता है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, उसमें भी आप वन बेस्ट मेथड निकालते हैं, और एक होता है मेथड स्टडी। तो जो आपको प्रिंसिपल मिलेगा वो होगा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, और जो टेक्निक आपको बना दी है वो बनानी है आपको मेथड स्टडी, ठीक है। और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में वर्कर्स की अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं एम्प्लॉयज के, तो इसका मतलब आप कौन सा वाला काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं कौन सा वाला, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन विद इट्स मतलब पूरे पोटेंशियल पे आपको उसको बढ़ाना है। ठीक है सर, तो हमें पता चल गए। एक पॉइंट और रह गया है आपका, इज ऑफ मैक्सिमाइज लर्न बेस्ट वे ऑफ डूइंग द टास्क, ये भी हो गया है। कॉफी बीन बिलीव द एफिशिएंट विल प्रोड्यूस मोर एंड इंटरेस्ट ग्रेटर एफिशिएंसी प्रॉस्पेरिटी, ये हमने कर लिया है। स्टेब्लिश स्टैंडर्ड हो गया, बाय डूइंग नॉट ओनली रिड्यूस द कॉस्ट एंड प्रोवाइड न्यू वैरायटी ऑफ बर्गर्स फ्राइज वगैरह हो गया। अंकुर ने बिलीव किया है कि वन बेस्ट मेथड, ये हमने बता दिया। एज अ रिजल्ट डेवलप्ड बाय ग्रिलिंग वर्कर्स वगैरह हो गया है। हिज मेन ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमाइज सैटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर व्हिच वाज एबल टू अचीव नॉट ओनली इन द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द बट परफॉर्म एफिशिएंटली रेगुलरली इन्वेस्ट कर लिया है। तो क्या पूछे हमसे, 4 ही तो पूछे मेरे हिसाब से, तो 2 प्रिंसिपल है और 2 टेक्निक है, बस खत्म हो गया। तो यहां तक आपका पेपर था, हो गया है खत्म। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आप लेके आएंगे इंपॉर्टेंट चीजें और नोट्स वगैरह, रिवीजन वीडियोस, चाहे आपकी बुक 1 की हो चाहे आपकी बुक 2 की हो। यहां तक
तक वीडियो को देख ली है तो भाई सब तक पहुंचा देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, लाइक करना, जो होता है वो सब कर देना। और बाकी कंटेंट आपके लिए बहुत जल्दी लेके आऊंगा, बहुत मजेदार कंटेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आपके लिए लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच, मिलता हूं किसी अगली इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। और अगर आपने ये पेपर दिया है तो मुझे बताना आपका एमसीक्यू स्कोर क्या था कमेंट बॉक्स में, और मुझे बताना कि आपकी कौन सी वाली केस स्टडी आपके हिसाब से लग रही है, आपको कोई और आंसर होना चाहिए, आपको गलत लग रही है। तो मिलता है आपसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।